नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र में स्थिर सरकार देश में सतत विकास और शांति के लिए महत्वपूर्ण। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारतीय जनता पार्टी की युवा रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत अपनी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत करना केंद्र की प्राथमिकता। बिहार के किशनगंज में एसएसबी, बीएसएफ और आईटीबीपी के महानिदेशकों के साथ सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने देश भर में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए विवाद निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार रखेंगे। सरकार की प्रमुख योजना मेक इन इंडिया के कल 8 वर्ष पूरे। वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोगुना होकर $83 अरब हुआ। लॉर्ड्स में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को जीत के लिए 170 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी का ये अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच। और महान टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस को अलविदा कहा। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र में स्थिर सरकार देश में सतत विकास और शांति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र में गठबंधन सरकारें अपेक्षित परिणाम देने में विफल रही हैं। इससे दुनिया में भारत की क्षमता के प्रति संदेह पैदा हुआ कि विभिन्न दलों की सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में युवा विजय संकल्प रैली में वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से केंद्र में मजबूत और स्थिर सरकार है। अब देश की युवा शक्ति मिलकर आजादी के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करेगी। आज दुनिया में भारत की साख जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को जानने समझने के लिए, भारत से जुड़ने के लिए पूरी दुनिया लालायित हो रही है। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और हिंदुस्तान के जागरूक नागरिक, हिंदुस्तान के मतदाता, इसका पूरा श्रेय उनको जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं के जोश और कौशल से भारत को बहुत फायदा हुआ है। पहाड़ी गांधी, बाबा कांसीराम समेत हिमाचल के अनेक सेनानियों ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पर हुए हमले से लेकर करगिल युद्ध तक हिमाचल के जांबाजों ने सर्वोच्च बलिदान देकर मां भारती का सिर ऊंचा रखा है। देश की रक्षा के साथ साथ देश को सम्मान दिलाने वाले में भी हिमाचल के युवा कमाल करते रहे हैं। श्री मोदी ने राष्ट्र के विकास और सीमाओं की सुरक्षा में हिमाचल प्रदेश के योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्य ने देश के विकास और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों से उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं लेने के लिए जल्द ही दौरा करने का आश्वासन दिया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार और हिमाचल के युवा देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। खेल का मैदान हो या कला जगत, पार्टी हो या सरकार, हिमाचल के युवाओं की ऊर्जा, उनका जोश, उनका नेतृत्व कौशल निरंतर देश के काम आ रहा है। साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना हमेशा से भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अब तक की सबसे अधिक धनराशि आवंटित की है। पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल में
नेशनल हाईवे के रखरखाव और विस्तार के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि 2014 से पहले के 8 वर्षों में हिमाचल प्रदेश का केंद्र सरकार से 2,000 करोड़ रुपए से भी कम मिलते थे। यानी हमारी सरकार ने नेशनल हाईवे के लिए हिमाचल को पहले की सरकार के मुकाबले 7 गुना ज्यादा राशि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिरमौर जिले के हट्टी समुदाय को राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के लिए विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों को स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औषध और चिकित्सा उपकरण निर्माण औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। इससे युवाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सैद्धांतिक रूप से राज्य को औषध और चिकित्सा उपकरण निर्माण पार्क की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये पार्क राज्य के लोगों के लिए परिवर्तनकारी साबित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना आत्मरक्षा में सक्षम है और इसी भरोसे के साथ भारत आज चीन के साथ बराबरी की हैसियत से पेश आता है। नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान श्री सिंह ने दुनिया में महाशक्ति बनने के लिए आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए देश में स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण के कई प्रयास किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भी उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा अब घरेलू निर्माताओं से रक्षा वस्तुओं की खरीद के लिए निर्धारित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि इस वित्त वर्ष में इस उद्देश्य के लिए लगभग 85,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास बजट का 1/4 अनुसंधान और विकास के लिए है, जो नई रक्षा प्रौद्योगिकियों और नवाचार के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अन्य देशों को भी रक्षा निर्यात करने के लिए काम कर रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। श्री शाह ने बिहार के किशनगंज में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के शिविर में फतेहपुर, पिंटोला, बेरिया, आमगाछी और रानीगंज स्थित 5 सीमा निगरानी चौकियों के भवन का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि नेपाल की खुली सीमा सुरक्षा बलों के जवानों के लिए चुनौती है। गृह मंत्री ने सशस्त्र सीमा बल के जवानों से नेपाल और बांग्लादेश की सीमा पर घुसपैठ, मानव और मवेशियों की तस्करी रोकने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी। पड़ोस के देशों की सरकारों की कोई बद इरादा न होने के बावजूद समाज में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो खुली सीमा का उपयोग अनधिकृत कमाई के लिए करते हैं। हमारे गांव में रिश्ते, गांव में हमारी सूचनाओं की व्यवस्था, गांव के लोगों के साथ हमारी सेवा के माध्यम से संपर्क, यही सारी चीजें सीमाओं को सुरक्षित कर सकती है। इसलिए सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, ये जो नारा एसएसबी को दिया गया है, जिससे आपको और ज्यादा सजग रहकर करना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि बल को सीमावर्ती क्षेत्रों में पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी सहित आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि एसएसबी के जवान देश की सीमा की सुरक्षा करने के साथ साथ बिहार और झारखंड में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। एसएसबी के जवानों ने देश के पूर्वी क्षेत्र में जो नक्सलवाद फैला था, उसके खिलाफ
अनेक बलिदान देकर एक कठोर लड़ाई लड़ने का काम किया है और इसी का सुफल आज ये है कि आज बिहार और झारखंड के क्षेत्र में लगभग नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर आया है। कह भी सकते हैं कि समाप्त हो चुका है। गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशकों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। केरला में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की कोच्चि अदालत ने बृहस्पतिवार को देशभर में मारे गए छापों के दौरान गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 11 कार्यकर्ताओं को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। एजेंसी ने आरोपियों की रिमांड की मांग करते हुए कहा था कि छापों के दौरान इन लोगों के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मेघा चक्र अभियान के अंतर्गत बाल यौन शोषण से संबंधित ऑनलाइन सामग्री के प्रचार के मामले में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 56 स्थानों की तलाशी ली। खुफिया एजेंसी से जानकारी मिलने के बाद ये तलाशी अभियान शुरू किया गया। नवंबर 2021 में सीबीआई द्वारा ऑपरेशन कार्बन को अंजाम दिया गया था। इसके अंतर्गत 76 स्थानों पर छापे मारकर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि देश के 60 हवाई अड्डों पर सामान्य ड्यूटी के लिए अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के स्थान पर निजी सुरक्षा एजेंसियों के 1900 से अधिक कार्मिकों की सेवाएं ली जाएंगी। इस निर्णय से सुरक्षा व्यय में कमी आएगी और सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मियों को अन्य हवाई अड्डों पर तैनात किया जा सकेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि परिवहन क्षेत्र से कार्बन गैस का उत्सर्जन घटाने के लिए सतत जैव ईंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर सिंह ने अमेरिका के पिट्सबर्ग में आज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टू एक्सेलरेट द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की मुख्य बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शून्य कार्बन गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोत्साहन दे रहे हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं। एक अन्य कार्यक्रम इंडिया क्लीन एनर्जी शोकेस को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत कार्बन गैस का उत्सर्जन वर्ष 2005 की तुलना में 2030 तक 33 से 35% घटाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने दीर्घकाल की नीति के साथ कूलिंग एक्शन प्लान तैयार किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि डॉक्टर सिंह अमेरिका के पिट्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और बिजली मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय संयुक्त प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने देशभर की विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों को कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद निपटारा प्रणाली अपनाने पर बल दिया है। श्री रिजिजू ने आज पटना में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार स्टेट बार काउंसिल के एक सेमिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अदालतों में 4 करोड़ 80 लाख मुकदमे लंबित हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि इन्हें कम करने के लिए मध्यस्थता और सुलह सफाई जैसे वैकल्पिक तरीकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण ज्यादा से ज्यादा लोक अदालतों को प्रोत्साहन देकर इस समस्या से छुटकारा पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने निचली अदालतों में बुनियादी ढांचे में सुधार और कॉलेजों में विधि शिक्षा के मानकीकरण पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने देश में अदालतों में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने फास्ट ट्रैक अदालतें शुरू करने के लिए पूरी शक्ति से काम करने को कहा। श्री रिजिजू ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से देश में 1,800 फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में 896 फास्ट ट्रैक अदालतें काम कर रही हैं। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने कहा कि अधिवक्ताओं का उद्देश्य विधि का शासन बरकरार रखना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सोच तार्किक और तथ्यात्मक होनी चाहिए। और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र में स्थिर सरकार देश में सतत विकास और शांति के लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारतीय जनता पार्टी की युवा रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत अपनी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत करना केंद्र की प्राथमिकता। बिहार के किशनगंज में एसएसबी, बीएसएफ और आईटीबीपी के महानिदेशकों के साथ सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने देश भर में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए विवाद निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार रखेंगे। सरकार की प्रमुख योजना मेक इन इंडिया के कल 8 वर्ष पूरे होंगे। वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोगुना होकर $83 अरब हुआ। लॉर्ड्स में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को जीत के लिए 170 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी का ये अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच है और महान टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस को अलविदा कहा। कार्यक्रम अभ्यास में भौतिक भूगोल और मानसून पर मैं प्रोफेसर रमाश्रय प्रसाद आ रहा हूं आपके सवालों के जवाब के साथ इस शनिवार रात्रि 9:30 पर। सुनना न भूलें। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-21 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। कुल 42 पुरस्कार प्रदान किए गए। 2 विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना की 10 इकाइयों और उनके अधिकारी तथा 30 स्वयंसेवकों को ये पुरस्कार दिए गए। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। युवा कार्य और खेल मंत्रालय प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। ये पुरस्कार देश में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा में विशिष्ट योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संस्थानों और कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करने के प्राथमिक उद्देश्य से वर्ष 1969 में की गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। श्री धनखड़ ने महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के 90वें स्थापना दिवस पर आज नई दिल्ली में सद्भावना सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने देश की प्रगति में किसानों, श्रमिकों और वंचित लोगों सहित समाज के सभी वर्गों का उल्लेख किया। श्री धनखड़ ने कहा कि सरकार की निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन, गरीबों के बैंक खाते और कोविड महामारी के दौरान लोगों को मुफ्त राशन प्रदान करने की योजना गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। हमारी शासन व्यवस्था देखिए, कोविड के 2 साल के दौरान 90 करोड़ जनता को गांधी जी का सिद्धांत ध्यान में रखते हुए मुफ्त अनाज दिया गया। ये दुनिया के किसी भी देश की कल्पना के बाहर। इतनी बड़ी महामारी के दौरान ये विचार लाना कि 136 करोड़ को 2 वैक्सीन लगेंगे, दिल दह जाता है। ये कर दिखाया। उपराष्ट्रपति ने हरिजन सेवक संघ को गांधी जी के प्रमुख कार्यों के केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया। सरकार का अग्रणी कार्यक्रम मेक इन इंडिया कल 8 वर्ष पूरे कर लेगा। इस अवधि में अभी तक वार्षिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई दोगुना होकर $83 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विश्व अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर की उपयोगिता की पहचान करते हुए सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर के डिस्प्ले और डिजाइन के अनुरूप परिवेश बनाने के लिए $10 अरब की एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष अप्रैल-अगस्त में वर्ष 2013 की इसी अवधि की तुलना में भारतीय खिलौनों का निर्यात 6036% बढ़ गया। मंत्रालय के अनुसार सार्वजनिक खरीद
आदेश 2017 ने स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दिया है। इसके अनुसार सार्वजनिक खरीद में स्वदेशी वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं को वरीयता दी जाती है। इससे देश में कारोबार करने के माहौल में सुधार हुआ है और लागत में कमी आई है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम ने देश को प्रमुख वैश्विक विनिर्माण और निवेश स्थल में बदल दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में एक पुस्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिकता का विमोचन किया। उन्होंने इस अवसर पर आज के समय में पंडित दीनदयाल के विचारों की प्रासंगिकता का भी जिक्र किया। पंडित दीनदयाल का उल्लेख करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि शिक्षा एक निवेश है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज की बेहतर ढंग से सेवा कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर नई शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ मुरली मनोहर जोशी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को संबोधित करेंगे। डॉ जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय विमर्श के दौरान भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। डॉ जयशंकर क्वाड और ब्रिक्स समूह तथा अन्य बैठकों में भी भाग ले रहे हैं। विदेश मंत्री ने कल भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। डॉ जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत मुद्दों तथा वैश्विक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बैठक उपयोगी रही। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत 2047 तक स्वयं को एक विकसित देश के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो अब भी सबसे मजबूत तथा सबसे न्याय संगत लोकतंत्र के रूप में उभर रहा है। आज अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत संयुक्त राष्ट्र भागीदारी को दर्शाने वाले कार्यक्रम इंडिया एट 75 में उन्होंने भारत की प्रगति में डिजिटल प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डाला। महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में भारत के साथ खेलते हुए जीत के लिए 170 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 12 ओवर में 4 विकेट पर 43 रन बना लिए थे। इससे पहले भारतीय टीम 45 ओवर और 4 गेंद में 169 रन ही बना सके। दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक नाबाद 68 और स्मृति मंधाना ने अर्धशतक लगाया। महिला क्रिकेट में भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी आज अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रही हैं। इसके बाद उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वहीं महान टेनिस खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने कल टेनिस को अलविदा कह दिया। पूर्व घोषणा के अनुसार स्विट्जरलैंड के 41 साल के रॉजर फेडरर ने कल लेवर कप में अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
खेलों की दुनिया से आज 2 खिलाड़ियों ने अलविदा कह दिया। क्रिकेट में जहां एक ओर चकदा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर भारत की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी लॉर्ड्स के ऐतिहासिक स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला खेल रही हैं, तो वहीं टेनिस की दुनिया के जादूगर और महान खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने लेवर कप खेलने के बाद टेनिस को अलविदा कह दिया। झूलन गोस्वामी को महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंदबाज और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज का रुतबा मिला हुआ है। झूलन को 19 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए चुन लिया गया था। साल 2002 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहला मैच खेला था। अपने 19 साल के करियर में झूलन ने 283 मुकाबले खेले। उनके नाम 353 विकेट हैं। झूलन महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज भी हैं। उन्होंने 34 विश्व कप मैचों में 43 विकेट लिए। झूलन गोस्वामी ने न सिर्फ गेंदबाजी ही की है बल्कि बल्लेबाजी करते हुए 1924 रन भी बनाए हैं। वहीं रॉजर फेडरर ने अपने करियर में 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। फेडरर ने जनवरी 2018 को अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। तब उन्होंने खिताबी मुकाबले में क्रोएशिया के मारिन चिलिच को हराया था। उसी समय वो 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने थे। 2021 में फ्रेंच ओपन में पहुंचने के बावजूद फेडरर ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया था। उन्होंने विंबलडन के लिए खुद को फिट रखने के लिए फैसला किया था। क्वार्टर फाइनल में उन्हें सीधी सेटों में हार मिली थी। इसके बाद से ही उन्हें कोर्ट पर खेलते नहीं देखा गया। आज टेनिस की दुनिया के साथ साथ खेलों की दुनिया के सभी दिग्गज खिलाड़ियों ने रॉजर फेडरर को अश्रुपूर्ण आंखों से अलविदा कहा। नवीन सक्सेना, खेल डेस्क। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के करोड़ों लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। भारत विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता की तालिका में लगातार नई ऊंचाइयों को छूता रहा है। कारोबारी सुगमता के नजरिए से देश विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानकों के और निकट दिखाई देता है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत ने 63वां स्थान हासिल किया, जबकि 2014 में देश इस सूची में 142वें स्थान पर था। भारत इस तालिका में लगातार तीसरी बार शीर्ष 10 देशों में रहा है। वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ रंजीत मेहता का कहना है कि सरकार द्वारा लाए गए परिवर्तनकारी सुधारों की बदौलत देश में कारोबार करना अब सरल हो सका है। India has really done very well in ease of doing business. If you look at the figures in 2014, India was at 142 position in ease of doing business. But today, when you look at the latest report in 2020 released by the World Bank, India has already achieved 63rd position. That means we have jumped around 79 position in ease of doing business. If you just look at it, around 25,000 compliances have been reduced in ease of doing business. And today, if you want to get a construction permit, if I just compare with what was happening in 2014, then we were around 180 out of 190 countries in construction permit. But today we are 27. Ease of doing business is very important. We really want that foreign investors should come in India and invest in Indian market. The way the government has been working very hard on improving the ease of doing business, we have definitely got a lot of success. We have done so well. 2014 अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र में स्थिर सरकार देश में सतत विकास और शांति के लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारतीय जनता पार्टी की युवा रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत अपनी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत करना केंद्र की प्राथमिकता। बिहार के किशनगंज में एसएसबी, बीएसएफ और आईटीबीपी के महानिदेशकों के साथ सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने देश भर में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए विवाद निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वाह्न आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार रखेंगे। सरकार की प्रमुख योजना मेक इन इंडिया के कल 8 वर्ष पूरे होंगे।
वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोगुना होकर $83 अरब हुआ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।